रुक करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्यावरण से समन्वय कार्यशाला के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में पर्यावरण के समन्वय से कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन माता की भारत माता की स्वाधीनता दिवस की पूर्व बेला पर यह समारोह पर्यावरण से समन्वय और लोक निर्माण से लोक कल्याण की अग्रसर होने की भावना निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक है। और निश्चित रूप से जो उत्साह का वातावरण इस समय सभागार में बन गया है, आप सबका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनका भावभीना स्वागत और सम्मान इस अवसर पर करना चाहेंगे। हम माननीय आदरणीय श्री राकेश सिंह जी लोक निर्माण विभाग मंत्री से ये निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही आदरणीय टीपी सिंह जी का अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। प्रतीक चिन्ह उत्तरी और ये तुलसी का पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, अभिनंदन। जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के बाद आदरणीय श्री गोपाल जी आर्य हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, एक विशेषज्ञ उपस्थिति उनकी हमारे बीच बन रही। ये जो रानी दुर्गावती की प्रतिभा, हमारे मध्य प्रदेश का गौरव, ऐसी वीरांगना की स्मृति बहुत ही समीचीन है। आदरणीय गोपाल जी आर्य जी का स्वागत, अभिनंदन माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी कर रहे हैं। एक वरद उपस्थिति, मार्गदर्शक उपस्थिति आज उनकी बन रही है। तुलसी का पौधा, ये प्रतीक चिन्ह उत्तरी प्रदान कर सम्मान, अभिनंदन। और इसी के साथ एक उपस्थिति आदरणीय टीपीसी जी की भास्कराचार्य संस्थान के प्रमुख, आज वे भी एक विशेष मार्गदर्शक उपस्थिति गरिमामय उनकी हमारे बीच बन रही है। उनका भी माननीय मंत्री जी सम्मान कर रहे हैं। उत्तरी प्रतीक चिन्ह और ये पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन। और स्वागत के इस क्रम में अब हम माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग के स्वागत के लिए आदरणीय प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह जी से गुजारिश करते हैं, वे माननीय मंत्री जी श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। और इस क्रम में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आदरणीय सुखबीर सिंह जी के स्वागत के लिए प्रमुख अभियंता आदरणीय श्री KPS राणा से हम निवेदन करते हैं, वे प्रमुख सचिव महोदय का स्वागत करें। इसी के साथ प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम आदरणीय भरत यादव जी के स्वागत के लिए हम मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग श्री आनंद राणे से गुजारिश करते हैं, वे पौधा भेंट कर स्वागत करें। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश भवन विकास निगम आदरणीय CP चक्रवर्ती जी हमारे जो उपस्थित हैं। हम आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी प्रमुख अभियंता भवन विकास निगम से निवेदन करते हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय प्रशांत पोल जी और डॉक्टर विक्रांत तोमर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और जैसा कि उनका विस्तार से परिचय हमने पूर्व में आपसे कराया, प्रमुख अभियंता उज्जैन परिषद श्री योगेंद्र पामोली से निवेदन है कि वे आदरणीय प्रशांत पोल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर विक्रांत तोमर जी के स्वागत के लिए श्री S शरद से निवेदन है, मुख्य अभियंता इंदौर परिषद। आप सबके बीच विराजमान है, महत्वपूर्ण उपस्थिति। आप सब जानते हैं कि पर्यावरण से समन्वय को आधार बनाते हुए ये जो समारोह परिकल्पित किया गया है, इसमें आदरणीय प्रशांत पोल जी, डॉक्टर विक्रांत तोमर जी और इसी के साथ जो उपस्थिति आदरणीय टीपी सिंह जी की और गोपाल जी की बन रही है, निश्चित रूप से एक नई वैचारिक चेतना प्रदान करने के क्रम में इनकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हम मानते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब हम प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आदरणीय सुखबीर जी से निवेदन करते हुए आए और इस समारोह की प्रस्तावना आप सबके समूह प्रस्तुत करें और आप सबका स्वागत भी करें। नमस्कार। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं।
ऋग्वेद कहता है, हे जल तुम कल्याणकारी हो। ऋग्वेद में ही ऋचाएं हैं, इसमें 5 तत्वों के बारे में इन्हें देव तत्व बताया गया है। आज की कार्यशाला इस पर आधारित है कि हम मानव को इन तत्वों के साथ कैसे सम्मानजनक और सहजीवी संबंध बनाए रखने के लिए कोशिश करें। आज की कार्यशाला पर्यावरण से समन्वय और इस कार्यशाला में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे समन्वय करते हैं। माननीय मंत्री जी, हमारे विशिष्ट पर्यावरणविद आदरणीय गोपाल जी आर्य, भास्कराचार्य संस्थान के महानिदेशक आदरणीय श्री टीपी सिंह जी, मेरे साथी एमडी आरडीसी भरत यादव जी और एमडी बीडीसी श्री पीवी चक्रवर्ती जी और उपस्थित सभी इंजीनियर साथियों, सबसे पहले मैं इस कार्यशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जो मंच पर बैठे लोग हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ एक मां के नाम कार्यक्रम शुरू किया। वही लगभग 3 साल से और उससे पहले दूसरे नामों से चल रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को एक अलग मुकाम तक पहुंचा करके एक बगिया एक मां के नाम तक ले गए। और एक ये मध्य प्रदेश ही पहला राज्य था जिन्होंने इस तरह की सोच और संकल्पना व्यक्त की। मैं बताना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी या और अन्य अधोसंरचना निर्माण वाले जो विभाग हैं, वे सामान्य तौर पर निर्माण काम करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं। और इसलिए हमारे लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हम वृक्षों को और जल को और अन्य तत्वों को, प्रकृति के तत्वों को कैसे देखते हैं। एक और मैं तथ्य बताना चाहूंगा आपको, वो है कि मध्य प्रदेश किस तरह से वित्तीय संसाधनों का भी समन्वय करता है। हमारे मध्य प्रदेश का जो फिस्कल डिफिसिट है उससे बराबर या उससे ज्यादा अन्य जो अतिथिगण आए उनको भी मैं बताना चाहूंगा इस चीज, उससे ज्यादा अधोसंरचना पर व्यय करता है। जबकि अन्य राज्य, कई राज्य ऐसे हैं जो फिस्कल डिफिसिट के बराबर के जो ऋण की राशि रहती है उससे वेतन बांटते हैं। ये समन्वय है विकास के साथ। और ये विकास मैं आंकड़े भी बताऊंगा बहुत संक्षिप्त में। तो पिछले अगर 3 साल की आर्थिक दर देखें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर 1500 से लेकर के 2000 बेसिस पॉइंट, मतलब 1.5 से 2% ज्यादा रही है मध्य प्रदेश की। पिछले वर्ष के अगर आंकड़े देखें तो राष्ट्रीय जो विकास दर थी वो 6.6% थी, जबकि मध्य प्रदेश की 9.6 थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समन्वय की बात के आधार पर ही कह रहा हूं मैं कि हमारी जो पद्धतियां हैं वो केंद्र सरकार का आपने नारा सुना होगा कि सभी समाज के सभी वर्गों का वो साथ लेके चलने का, वहां भी एक समन्वय है। और मध्य प्रदेश जब प्रकृति के साथ समन्वय से काम करता है तो उससे आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। जो लोग जानते होंगे मुख्यमंत्री जी को, मैं बताना चाहूंगा कि वे अगर उद्योग की बैठक करके अगर वो विदेश से भी आते हैं तो यहां आकर के उतने ही सहनशीलता से, उतने ही गंभीरता से वो जल की संरचनाओं के कितने निर्मित हुए या कितने पेड़ लगे, उतनी गंभीरता से वो बैठक करते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। ये जो ध्येय है, मैं बता रहा हूं, ये ध्येय हर जगह नहीं मिलता। पिछले
पिछले वर्ष से माननीय जो लोक निर्माण मंत्री जी हैं, उन्होंने ये समझा है कि विभाग का क्या दायित्व है कि हम भवन का निर्माण करते हैं, रोड का निर्माण करते हैं, और इन दायित्वों के साथ में हमारे प्रकृति के प्रति क्या दायित्व बनते हैं, और वो उनको समझते हुए उन्होंने एक क्रांति लाई है लोक निर्माण विभाग में, और उसको पर्यावरण से जोड़ा है। मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, माननीय मंत्री जी को विस्तार में बताएंगे। मैं इस प्रशिक्षण कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम लोग कई चीजें चर्चा करेंगे, और जो बाहर से हमारे साथ में भास्कर जी संस्थान के लोग जो विशेषज्ञगण आए हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, उसको कार्य योजना बना करके काम करें। आपने 2-3 बार निर्देश दिए 2030 की कार्य योजना बनाए, आपने ये भी कहा है 3 वर्ष की कार्य योजना बनाए। तो हम कैसे ये कार्य योजना बनाएं जो कि राष्ट्रीय अधोसंरचना विकास से समन्वय में हो, और हम उस कार्य योजना में कैसे देखें कि हमारा डीपीआर कैसे बनना चाहिए, इसके अलावा उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, और कैसे वो पर्यावरण से समन्वय में हो। ये आज हमें सिखाया जाएगा, सर मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये हम सब लोग सीखेंगे और आगे आपके निर्देशन में क्रियान्वयन करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और मैं पुनः मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं, और सभी जो इंजीनियर साथी आए हुए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं आपसे कि आप बहुत तन्मय होकर के इसमें जो भी आपको बताया जाएगा सुनेंगे, भाग लेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ताकि इस कार्यशाला का जो लक्ष्य है वो हम पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव महोदय। देवी सज्जनों, इस अवसर विशेष पर विभाग की ओर से एक छोटी सी फिल्म का हमने निर्माण किया है, और हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर इस पर्दे पर वो फिल्म देखें और देखें कि किस तरह से लोक निर्माण से लोक कल्याण की ओर जाने का जो रास्ता है वो हम अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से तय कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। सुबह की पहली किरण, ओस से भीगी हरियाली, बहती नर्मदा की धारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जितने ज्यादा पेड़ होंगे धरती को पानी का भंडारण करने में उतनी मदद मिलेगी। इसलिए एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत मदद कर सकता है। इससे हमारी मां का भी सम्मान बढ़ेगा और धरती मां का भी मान बढ़ेगा। लोक निर्माण विभाग इसी संस्कृति को अपना मार्गदर्शक मानकर लोक निर्माण से लोक कल्याण की राह पर आगे बढ़ रहा है। हमारे बनाए पुल, सड़कें और भवन केवल पत्थर और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि धरती मां के प्रति आभार का प्रतीक है। हमारा हर निर्माण इस धरती को संवारने, संजोने और आने वाली पीढ़ियों को कुछ लौटाने का प्रयास है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हर योजना में पर्यावरण को महत्व देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर है, और 10 बावड़ी एक तालाब के बराबर है, और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है, और 100 पुत्र एक हमारे वृक्ष के बराबर है। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, जिनके जीवन का मिशन जल संरक्षण है, उनकी प्रेरणा से आज लोक निर्माण विभाग का हर अभियंता हरियाली और जल संरक्षण का प्रहरी बन चुका है। विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें पर्यावरण का संरक्षण भी सम्मिलित हो। सड़कें हो, पुल हो, भवन हो, और ये सभी जब हरियाली के साथ दिखाई देते हैं, तब विभाग की जो टैगलाइन है लोक निर्माण से लोक कल्याण, तब सार्थक होती हुई दिखाई देती है। लोक निर्माण से लोक कल्याण ये केवल एक ध्येय वाक्य नहीं, ये विश्वास है कि सच्चा विकास तभी संभव है जब वो हरियाली, स्वच्छ हवा और जीवनदायी जल के साथ कदम ताल करे। इसी भावना के साथ आया
एक ऐतिहासिक दिन 1 जुलाई 2025 जब प्रदेश भर में एक हरित लहर दौड़ हमारे इंजीनियर और निर्माण दल एक साथ निकले और एक ही दिन में 2.5 लाख पौधे धरती की गोद में संजो दिए। लक्ष्य था 1 लाख, उपलब्धि पहुंची 2.5 लाख। ये हमारे अभियंता और अधिकारियों की अटूट प्रतिबद्धता, हर पौधे की जियो मैपिंग और भास्कराचार्य संस्थान से प्राप्त सैटेलाइट मॉनिटरिंग व्यवस्था से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पौधा कल एक हरा भरा वृक्ष बने। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित ये पौधारोपण अभियान सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि धरती मां के प्रति सम्मान कृतज्ञता का प्रतीक बन गया है। सिर्फ हरियाली ही नहीं, जल संरक्षण का संकल्प भी लोक निर्माण विभाग ने लिया है। सड़क निर्माण के लिए मिट्टी अब बेतरतीब नहीं खोदी जाती है, सुनियोजित रूप से मिट्टी का खनन कर बनाए जाते हैं जीवनदायी लोक कल्याण सरोवर। ये छोटे सरोवर वर्षा जल को सहेजेंगे और भूजल स्तर बढ़ाएंगे। वर्ष 2025 में 500 लोक कल्याण सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य है। ये केवल तालाब नहीं बल्कि प्रकृति को लौटाया गया प्रेम है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित अमृत है। इसी दिशा में सड़क किनारे औसतन हर 1 किलोमीटर की दूरी पर रिचार्ज बोर बनाए जा रहे हैं, जो न सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे बल्कि सड़कों पर जल भराव को भी रोकेंगे। इस समय 850 किलोमीटर सड़कों पर 1000 रिचार्ज बोर्स का निर्माण प्रगति पर है और आने वाले समय में ऐसे 10,000 रिचार्ज बोर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर्स पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। इनसे हर साल करोड़ों लीटर पानी भूगर्भ में उतारना संभव होगा। ये जल संरक्षण की दिशा में उठाए गए कुछ ठोस कदम हैं जो प्रेरित है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से, और यही है लोक निर्माण से लोक कल्याण का मूल भाव। विकास की राह में आने वाले पेड़ अब कटते नहीं, नए जीवन पाते हैं। इन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए विभागीय एसओआर में प्रावधान किए गए हैं। भोपाल के समीप भोजपुर बंगरसिया मार्ग के चौड़ीकरण में 450 से अधिक पेड़ सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जा रहे हैं। ये विकास और हरियाली के संतुलन की नई कार्य संस्कृति है। हमारे भवन भी अब पर्यावरण मित्र हैं। अब विभाग भवनों में हरित निर्माण मानकों को अनिवार्य करने जा रहा है। एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन, सौर ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल सामग्री ये केवल भवन नहीं, भविष्य की सुरक्षा का वादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं। ये सेवा केवल आज की पीढ़ी की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी है। लोक निर्माण विभाग इस सेवा को विकास की मुख्य धारा में लाकर हरियाली, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण का संकल्प निभा रहा है। लोक निर्माण से लोक कल्याण, यही हमारी सोच, यही हमारी सेवा और यही हमारी प्रेरणा है। जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की ओर बढ़ते हुए दरअसल ऐसे ही कुछ सपनों और संकल्पों को हम सार्थक होता हुआ देखते हैं। देवी सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंच सुशोभित है, दो ऐसी वरेण्य विभूतियों की उपस्थिति से भी जो आज हमारी इस पूरी संगोष्ठी में एक नई विचार प्रवणता का संचार करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। और एक ऐसी अनन्य उपस्थिति है आदरणीय श्री टीपी सिंह जी की, और हम में से सारे लोग ये बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से विज्ञान, प्रशासन और नवाचार एक संगम के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, आज ऐसी ही प्रेरणा का उजाला लिए भी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। हम बहुत सम्मान के साथ आदरणीय टीपी सिंह जी से निवेदन करते हैं वे आए और संक्षेप में हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने विचार हम सबसे साझा करें। आदरणीय टीपी सिंह जी आइए, कर्तव्य ध्वनि से हम स्वागत करें। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी,
लोक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता माननीय गोपाल आर्य जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलाई जी, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुखबीर सिंह जी, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव जी, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंतागण, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ इंजीनियर्स और यहाँ इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से पधारे इंजीनियर्स बंधुओं एवं मीडिया साथियों, नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार का हमें सहयोगी बनाने में, हमें आमंत्रित करने में, जो हमें इस चीज के लिए आपके कृतज्ञ भी हैं और आभारी भी हैं। गति शक्ति जो प्रोजेक्ट, पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है, उसकी विशेषता के बारे में बताते हुए किस तरह से हम निर्माण विभाग से जुड़े और आगे किस तरह के कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं कि ये इसलिए चीज नहीं हो पाई कि हम साइलोज में काम करते। जब ये पीएम गति शक्ति का डिस्कशन हो रहा था तो उसमें भी यही बात आई। वहां एक विचार आया कि वो साइलोज में काम करते हैं या बिजनेस रूल के अनुसार काम करते हैं। तो एक्चुअलिटी में देखा जाए तो बिजनेस रूल के अनुसार काम करते हैं। अगर एक उदाहरण लें, जमीन के ऊपर आप कोई भी कार्य करें, गांव के नक्शे की आवश्यकता होती है। अब क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितने विभाग काम कर रहे हैं सब जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी आकर के हमें नक्शे दें या उसके बारे में बताएं या उसके साथ जोड़ें? शायद नहीं। तब विचार आया कि अल्टीमेटली तो हमें इन विभागों के डाटा चाहिए। आज जब भी कोई निचान वाला एरिया मिलता है, सैटेलाइट इमेज से तो ये कहते हैं पानी का संरक्षण हो सकता है। इमीडिएटली बात आती है कि ये गवर्नमेंट की जमीन है या प्राइवेट है या वन की है या पंचायत की है। आज क्लिक पे वही पता लग जाता है कि ये जमीन किसकी है। तो इसलिए गति शक्ति ने पहला काम किया, सबके डाटा एक जगह जोड़ करके ये जो साइलोज वाला काम था, ये साइलोज खत्म हो गए। डाटा जोड़ा, साइलोज खत्म हो गए। अब इस तरह से सर आपके सरकार के ही कुछ 100 इस तरह की ज्योग्राफी लेयर इसके अंदर है। किसी तरह की भी प्लानिंग में जिस तरह के डाटा की जरूरत होती है वो इसमें उपलब्ध है। एक परेशानी थी कि हर एक विभाग जो नक्शे बनाता है अपने अनुसार बनाता है, उसके स्केल अलग होते हैं, फॉर्मेट अलग होते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में मेल नहीं खाती। हम जैसे टेक्नीशियंस का ये दायित्व बनता है कि उनको कंपेटेबल बना दिया जाए। मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग के कैसे भी डाटा सेट जब भी हमें उपलब्ध कराए जाएंगे, सारे के सारे कंपेटेबल हम बना देंगे। आज तक जितने भी डाटा सेट हैं सब कंपेटेबल हैं और काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपका हम ये कहते हैं कि भाई साइलोज में काम करते हैं, हमारे वैज्ञानिकों की हालत उससे भी खराब है। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप उसके निष्णात सब जगह पैदा नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते कि जो इसका निष्णात है वो आईटी के भी निष्णात हो जाएंगे। इस तरह से सारी की सारी, चाहे जियो स्पाशल टेक्नोलॉजी हो, चाहे आईटी टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग तरह के निष्णात होते हैं। इस प्रोजेक्ट में ये किया गया है सर, सभी टेक्नोलॉजी सब एक साथ जुड़ गई हैं और इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी खरीदनी नहीं पड़ती।
मध्य प्रदेश सरकार किसी भी तरह के किसी भी प्रॉब्लम डेफिनेशन अगर भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करे, हम सर निवेदन करते हैं कि हम उसका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या टूल बना कर देते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि पीएम गति शक्ति में जो हमारा आपस में ये जुड़ाव हुआ है, उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करानी हो, वो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट आपके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर। एक तीसरी चीज बहुत होती है हमारी सरकार में, जिस सरकारी विभाग की जमीन है उसके नियम उस पर लागू पड़ते हैं और उसी से परमिशन लेनी पड़ती है। भास्कराचार्य ये पीएम गति शक्ति के अंदर इन सब के इस तरह से सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं कि ये एनओसी अप्रूवल फेसलेस है। कुछ स्टेटों ने प्रायोगिक लेवल पर इनका उपयोग करना शुरू कर दिया है और उनसे हमारा अनुभव ये कहता है कि लगभग सभी एनओसी और अप्रूवल्स फेसलेस हो सकते हैं। इसके लिए ज्यादातर सॉफ्टवेयर हमारे लगभग तैयार हैं। आप जब जितना जैसा जिनके लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हो उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए अगर कोऑर्डिनेशन के लिए एक दो आदमी हमें यहाँ भी रखने पड़े तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट पीएम गति शक्ति के अंदर वो व्यवस्था भी करा देगा। इसमें ये जो पीएम गति शक्ति मध्य प्रदेश में चल रही है, वहां हमें एक लाभ था। इस पीएम गति शक्ति के प्रणेता जो है आज आदरणीय मुख्य सचिव जो है वो मध्य प्रदेश है, उन्होंने इसको शुरू कराया। लेकिन उससे भी ज्यादा हमें मदद मिली जब माननीय मंत्री श्री वाईसेक आए। जब हमें एक पत्र मिला कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। लेकिन पता लगा कि कुछ 11 ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, वो ज्यादातर मुख्य इंजीनियर हैं और वो वहीं रुक जाएंगे, 1-2 दिन रुकेंगे और पूरी व्यवस्था कैसे आगे काम करना है। तो हम भी चौंके, हमने तैयारी शुरू की। लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने 3-4 बात की, स्पष्ट रूप से कहा सही अलाइनमेंट हो, पारदर्शिता हो, पर्यावरण का ध्यान किया जाए। आप कैसा ही करिए, इस 3 चीजों को हमारे लिए कर लीजिए। उससे क्या हुआ, जब इनके माननीय इंजीनियर श्री सब लोग आए, उन्होंने अपनी परवासा दी। आज उनके और टेक्नीशियन के सहयोग से जब वो कहते हैं कि हमारा इस तरह का होना चाहिए, अगर केवल 2 पॉइंट देते हैं, क्राइटेरिया देते हैं, वहीं पर आकर के अलाइनमेंट हो जाता है। फिर पैरामीटर और क्राइटेरिया बदलिए, दूसरा आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन में ये चीजें आज इस लेवल तक पहुंच गई हैं, जिसका प्रदर्शन हम जब दूसरे प्रदेशों में करते हैं तो कहते हैं हमारा डाटा जोड़ दीजिए और लोगों को बदल दीजिए। इससे आगे एक और हुआ कि एक दिन मेरा फोन पर माननीय मुख्यमंत्री जी से छोटा सा एक संवाद, जिस उत्साह में इन्होंने हमें प्रेरणा दी, उससे हमारा भी उत्साह कई गुना बढ़ गया। और हम सब समर्पित होकर के कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए हम वो सब चीजें करके दे देंगे जिसकी गवर्नेंस में पीएम गति शक्ति से अलग होकर के भी अगर किसी चीज के जुड़ने से गवर्नेंस में मदद मिलती है, हम वो कार्य भी करके देंगे। मेरे 2 निवेदन हैं। सरकार में जिस तरह से लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण, जल संरक्षण, हालांकि मध्य प्रदेश के सभी विभाग गति शक्ति से जुड़े हुए हैं, उसमें एक और गति आए और हम लगभग कुछ छोटे छोटे लोगों में बैठ करके ये डिस्कशन करें कि और जैसा कि कहा गया 247 के लिए क्या करना है,
उसका भी विचार करके क्या गति शक्ति में नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। दूसरा निवेदन ये आप लोगों से है, इसके बाद में मेरा एक सेशन शुरू होगा, जब उसकी शुरुआत आपके प्रश्न से होगी। मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं हर एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, और उसका उद्देश्य यही है कि आपके प्रश्न जब जिसका उत्तर नहीं दे पाए, इसका अर्थ हुआ उसकी आवश्यकता है और समाधान ढूंढना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें एक रिसर्च के लिए प्रॉब्लम मिल जाएगी और जो आपके ही काम आएगी। यदि आप लोग उस तरह से सोच करके प्रश्न करें तो इस संगोष्ठी का हमारे लिए बहुत बड़ा वो होगा और हम यहां से बहुत ही कृतज्ञता से जाएंगे। धन्यवाद। एक मास्टर क्लास जैसा आभास आदरणीय केपीसी जी ने दिया, और निश्चित रूप से जो सत्र वैचारिक सत्र होंगे तब जो इशारे उन्होंने किए हैं उसी भावना के साथ और उसी स्मार्टनेस के साथ आप सब लोग वहां उपस्थित होंगे, ऐसा आह्वान आदरणीय सिंह साहब का है। लेकिन जिस तरह से नया तकनीकी और समृद्धशाली राष्ट्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको आगाह कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग जब इस तरह की एक प्रशिक्षणशाला, ये कार्यशाला, ये संगोष्ठी कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी मंशाएं बहुत साफ पड़ी जा सकती है। इस पूरी कार्यशाला के इस आयोजन के स्वप्नद्रष्टा आदरणीय माननीय राकेश सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, विभागीय मंत्री हैं। उनसे अब हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे आए और इस अवसर पर विशेष रूप से हम सबको संबोधित करें। आइए करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें। आज के इस अत्यंत गरिमामय आयोजन में संभवतः ये मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में पहली बार है कि प्रदेश के सारे इंजीनियर्स जिस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और वर्चुअली एक साथ जुड़े हैं, ऐसे कार्यक्रम में हम सबके बीच में विशेष रूप से समय लेकर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम स्वागत और अभिनंदन करें। और ये स्वागत इसलिए भी आवश्यक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में विकास की जो गाड़ी है ये पर्यावरण की पटरी से नहीं उतरेगी। आज मंच पर हमारे बीच में और दो ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियां उपस्थित हैं जो बहुत विनम्रता के साथ हम सबके बीच में हैं। उनमें से हमारे बीच में उपस्थित हैं अखिल भारतीय पर्यावरण गतिविधियों के प्रमुख, देश के एक प्रमुख पर्यावरणविद सम्मानीय गोपाल जी आर्य। जरा तालियों के साथ में उनका हम स्वागत और अभिनंदन करें। अभी अभी जिनको हमने सुना है अत्यंत विनम्रता के साथ भास्कराचार्य के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय टीपी सिंह जी, जिनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, जो मात्र 75 वर्ष के हैं और इसके बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनसे अभी कह रहे हैं कि अभी आपको और भी कार्य करना है। और जिस विनम्रता के साथ में वो अपनी बात रखते हैं तो कई बार शायद हमें आकलन में हमारी कमी हो सकती है, लेकिन उनके प्रस्तुतिकरण में कभी कभी नहीं होती। वे हमारे बीच में पधारे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम उनका भी स्वागत और सत्कार करें। मंच पर विराजमान विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुखवीर सिंह जी,
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव जी, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री चक्रवर्ती जी और मंच पे उपस्थित हमारे तीनों मुख्य अभियंतागण श्री राणा जी, श्री बघेल जी और श्री श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य इंजीनियर्स और मेरे सामने बैठे हुए वर्तमान मध्य प्रदेश और हमारे कल के मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी निर्माताओं, हमारे इंजीनियर्स भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। राजा भोज की नगरी भोपाल में आज पर्यावरण के साथ समन्वय संगोष्ठी में हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है ही, बाकी दो प्रमुख नामों का भी मैंने उल्लेख किया। आज का यह आयोजन कई मायने में महत्वपूर्ण है। हम आज पर्यावरण के साथ समन्वय इस विषय पर एकत्रित हुए हैं। कई बार हमारे इंजीनियर्स के मन में आता होगा कि पर्यावरण के साथ समन्वय क्या ये हमारा काम है? मैं दावे के साथ कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हम सबका काम है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, नई नई संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि हमारी बहुत अच्छी सड़कें हों, लेकिन सारे तालाब सूख जाएं तो वो विकास किसी काम का है क्या? आप कल्पना करिए कि बड़े बड़े पुल हम बनाएं और उनके नीचे बहने वाला पानी काला हो जाए तो वो विकास हमारे किसी काम का है क्या? जो हमारे पूर्वज थे, बहुत कुशल अभियंता थे, और हमारा वर्तमान जो कुछ भी प्रकृति से हम प्राप्त कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने इतना सिस्टमैटिक उसका संरक्षण किया कि वो आज और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलने वाला है। हमारे पूर्वजों ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं? और इसी दृष्टि से आज की ये वर्कशॉप हमारा एक गौरवशाली इतिहास है हमारे देश के इंजीनियर्स का। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 2047 देखा, उसमें मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे इंजीनियर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हम आने वाले कल का, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आपकी बनाई हुई संरचनाओं पर पीढ़ियां निकलती हैं, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी, उसमें जो ईंटें निकली थी, वे ईंटें 1857 में जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया था, तो पटरियों के नीचे क्या रखा जाए उनको आधार देने के लिए, तो आप कल्पना करिए कि 7000 साल पुरानी ईंटें पटरियों के नीचे रखकर उनके ऊपर पटरियां रखी गई और 70-80 साल तक रेलगाड़ियां उस पर से गुजरती रही। और वो ईंटें बनाने वाले कौन थे? वो ईंट बनाने वाले हमारे तब के इंजीनियर्स थे, जिन्होंने 7000 साल से अधिक वारंटी वाली ईंटों की रचना की थी।
हमारे खून में है, हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कारों में है। हम ऐसी संरचनाओं का निर्माण करें जिन पर देश नहीं पूरा विश्व आश्चर्य व्यक्त करे। और एक से बढ़कर एक हमारी संरचनाएं हैं। हम तो राजा भोज की नगरी में बैठे हैं, जहां जो संरचनाएं हमको मिलती हैं उनके बनाए हुए समय की, वो वास्तव में उनके उन अभियंताओं का ही कमाल है, जिसके कारण उन्हें आज के रूप में हम सभी देख पा रहे हैं। हमारे अभियंताओं ने बांध भी बनाए। हम सभी जानते हैं कि जो त्रिची के पास में अनईकट्टू बांध है, आज लगभग 2000 साल होने को आ गए और आज भी वो फंक्शनल है। ये भी हमारे देश की अभियांत्रिकी और हमारे इंजीनियर्स का ही कमाल है। लेकिन बहुत बार हमारे इंजीनियर्स के मन में विचार आते हैं कि हमारे ऊपर कहीं वो बोझ तो नहीं डाला जा रहा जिसके लिए हमने स्वयं को तैयार नहीं किया। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे कार्य हम करने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता आपको है। जिस दिन लोक निर्माण से लोक कल्याण की टैगलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से विभाग के लिए तय हुई थी, उसी दिन यह तय हो गया था कि आने वाले कल में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स को जिस रूप में देखा जाएगा, वो रूप ये होगा कि देश में कहीं पर भी लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की बात आएगी तो मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स सर्वश्रेष्ठ रूप में उसमें हमें दिखाई देगा। वहां से जो बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तय हुए, हमारे इंजीनियर्स को हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में भेजा, उन राज्यों में भेजा जिन्हें तकनीक की दृष्टि से हम बेहतर मानते हैं। सारे चीफ इंजीनियर्स गए। मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सारा घटनाक्रम बताया कि जो तेलंगाना में चीफ इंजीनियर गए थे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि सर हम जिस सड़क पर खड़े हैं वो 6 साल पहले बनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो 6 महीने पहले बनी है। मैंने उनसे कहा कि यही देखने के लिए हमने आपको भेजा है। लौट के आने के बाद उन्होंने कहा कि सर हमने गलत कहा था, वो 6 साल पहले नहीं, वो 7 साल पहले बनी हुई सड़क है। तो मैंने कहा कि क्या कारण है कि एक राज्य में ऐसी संरचना बन सकती है तो मध्य प्रदेश में नहीं बन सकती? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण है हमारा बिटुमिन। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, उसके बाद ऐसे अलग अलग राज्यों में जो टीमें गई थी उन सबसे हम लोगों ने फीडबैक लिया। उसके बाद गुजरात हम सभी खुद गए 2 दिन के लिए भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट में, वहां पर हम गए। और मैं आभारी हूं आदरणीय सिंह साहब का कि देश में लगभग सारे विभाग आज भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वो प्रदेश है जहां के लिए आदरणीय सिंह साहब ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के लिए भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट में हम अलग से ऑफिस खोलने के लिए तैयार हैं, जहां आपके इंजीनियर्स आए, यहां ट्रेनिंग लें, हमसे संपर्क करें और वापस लौट हो जाए। वो सारे अनुभव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताए थे, एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी। उसका एक एक पैराग्राफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा और उसके बाद इस बात पर सहमति दी कि इसको लेकर आगे बढ़ना है। और वहीं से पहला निर्णय हमने किया था कि हम ऐसा कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ेंगे कि हमारे इंजीनियर्स की छवि पर कोई आंच आए, और इसीलिए तय किया था कि बिटुमिन अब केवल और केवल सरकारी रिफाइनरियों से ही खरीदा जाएगा, केवल 3 कंपनियों से, ताकि जो बिटुमिन हमें मिले हमारे इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग की ताकत पर यह साबित करके बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 6 साल और 7 साल चलने वाली सड़कें बनती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, निर्णय हुए, तय किया कि अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रकृति के साथ तालमेल करना है, तो यह निर्णय किया
कि हम हर 1 किलोमीटर पर एक रिचार्ज बोर बनाएंगे। प्रेजेंटेशन में हमने देखा वो सारे विषय तय किए। एक ऐप हमने बनाया था, लोकपथ ऐप, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको लॉन्च किया था। प्रारंभिक रूप से विभाग के मन में बहुत सारे किंतु परंतु थे, लेकिन मुझे आज कहते हुए खुशी है, मुझे गर्व है आप सबकी कार्यक्षमता पर। मात्र 5 महीने बने हुए इस ऐप को हुए थे और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन ने लोक निर्माण के इस ऐप के बारे में, लोकपथ ऐप के बारे में सवाल पूछा था। इसका श्रेय आप सभी को जाता है। 7 दिन की उसकी समय सीमा थी। क्या आप जानते हैं कि इस ऐप ने विभाग की छवि को सुधारने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? आप जानते हैं इस ऐप के कारण आपकी कार्य क्षमता को लेकर पूरे देश में सकारात्मक चर्चा हुई है और इसलिए तय किया, पिछले दिनों में विषय आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में निर्देश मिले कि अब 7 दिन के बदले आने वाले समय में इसको 4 दिन की समय सीमा में हम लेकर आएंगे, क्योंकि NHAI केवल 48 घंटों के अंदर अपने ऐप के माध्यम से गड्ढों को भरने का काम करता है। तो हमारे पास तो आप जैसे क्षमतावान इंजीनियर्स हैं, तो 4 दिन में हम निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तकनीक की दृष्टि से भी आप अपडेट रहें, किसी तरह की कठिनाइयां आप महसूस ना करें, उसके लिए नवाचारों के साथ आपको ट्रेनिंग मिले, इसके लिए भी तय किया है। आपके साथ वर्चुअली जब हम जुड़े थे तो जो आपसे ही प्राप्त सुझाव थे, उनके आधार पर, उनसे प्राप्त बिंदुओं के आधार पर कैपेसिटी बिल्डिंग का मध्य प्रदेश में एक ऐसा मॉड्यूल हम तैयार करने जा रहे हैं जो संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य में कहीं पर भी लोक निर्माण विभाग के पास नहीं है। देश में पहली बार वो मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में प्रारंभ होगा, जो आपकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा। हमने आग्रह पूर्वक विभाग के एडवाइजरी कमेटी में माननीय प्रशांत कोल जी, माननीय विक्रांत तोमर जी यही विराजमान है, हमने इनको शामिल किया। उनमें से प्रशांत कोल जी खुद एक इंजीनियर भी है, सुप्रसिद्ध चिंतक और विचारक भी है। विक्रांत जी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पूरी विश्व में जाने जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम इंजीनियर्स को लेकर एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां लोक निर्माण विभाग नवाचारों के साथ आने वाले समय में देश में सर्वोच्च स्थान पर दिखाई देगा। और मुझे खुशी है, हमारे उठाए हुए हर कदम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की न केवल सहमति है, बल्कि उनका आशीर्वाद विभाग के कर्मचारियों के साथ है, विभाग के साथ है, केवल इस बात के लिए कि आने वाले समय में हमारे किसी भी इंजीनियर की कार्य क्षमता पर कोई उंगली ना उठे, इस विभाग की तैयारी इस तरह से होना चाहिए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि विभाग के एक एक इंजीनियर ने इन नवाचारों के साथ जिस तरह से अपने आप को आत्मसात किया है, उससे आने वाले 6 महीनों के अंदर, अधिकतम 1 वर्ष के भीतर पूरे देश में मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग एक अलग तरह की भूमिका के साथ जाना जाएगा और उसमें आप सबकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसमें सबसे ऊपर हमारे नेतृत्वकर्ता डॉक्टर मोहन यादव जी का समय समय पर मिलने वाला साथ और उनके वो निर्देश होंगे जिनके कारण हम बेहतर भूमिका में आने वाले समय में दिखाई देंगे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने केवल वो बातें आपसे की हैं जो मुझे लगता था कि आप सबके साथ मुझे आज करना चाहिए, अपने मन की बातें जो मुझे कहना थी। मैं एक बात जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा कि कभी ये मत मानिए कि हमारे अकेले के प्रयास करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। जब एक एक व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है तो व्यापक परिवर्तन आता है। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ, जिसको मैं पहले भी कई बार व्यक्त कर चुका हूं, अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक बार एक गांव में आग लगी, भीषण आग थी। हर कोई उस आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। जिसके पास जो साधन थे वो लेके नदी पर जाता था और लाकर आग पर डालता था। आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। एक पेड़ पर एक कौवा और एक चिड़िया बैठे हुए थे। चिड़िया ने देखा तो वो भी उड़कर नदी पर गई
अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरा और आग पर ऊपर से डाल दिया, फिर पानी भरा, फिर डाल दिया, फिर पानी भरा, फिर डाल दिया। कौवा ये बैठा बैठा देख रहा था। कौवे ने हंसकर कहा कि अरे चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और इसीलिए हमारे सारे इंजीनियर से मेरा आग्रह है कि चिड़िया की इस भूमिका में हम सबको दिखाई देना है, ताकि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग एक अलग छवि के साथ पूरे देश में दिखाई दे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। करना चाहूंगा इंजीनियर शब्द की तरफ। तो इंजीनियर शब्द की तरफ जब हम देखते हैं तो इंजीनियर का अर्थ क्या है? तो इंजीनियर का अर्थ है विज्ञान, गणित और तकनीक। इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से जो सिद्धहस्तता रख ले वो अभियंता कहलाता है। ये हमारा इसके नाते से आपको जाना गया है, ये उस मूल भाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और एक तरफ जब आप इसमें देखते हो तो अभियंता को तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीनों, संरचनाओं, प्रणालियों, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप के ज्ञान कौशल के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की तरफ लगातार सतत रूप से वो ज्ञान को विज्ञान की तरह लेकर निकले। और इन व्यवस्थाओं से जब हम जोड़ के देखते हैं तो अब थोड़ा सा उधर अलग हट गया है, जिसका आपने 170 साल पुरानी रेल प्रणाली से जोड़ करके राकेश जी ने बात की। हमारे अपने कई निर्माण के, और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने एक डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूं, हम भी जानते भी हैं कि भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज है, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली है। कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है, तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। मुख्य धारा से पानी पीछे रुकेगा, डैम बन गया। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रोकी। और उसका लेवल मेंटेन करने के लिए पानी जब ज्यादा आ जाएगा तो वीआईपी रोड पे कभी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कोलार की तरफ बहुत निस्तारीकरण की छोटी सी रचना है और उससे पानी का मेंटेन करते, ज्यादा पानी हो गया तो पानी निकाल दिया, अदरवाइज वो पानी भरा हुआ, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये आज भी हमारी उस निर्माण लागत को भी कम कर रहा है। जो बड़ी ताकत, जब बड़ी नदी की मुख्य धारा को बंद करोगे तो बहुत सारा लोहा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के लगाने पड़ेंगे, और जब वो टूटता तो कभी मोरबी की डैम की तरह कई नीचे की रचनाओं में नगरों को कितनों को संकट डालता है। जब बड़े डैम, और इसकी एक उम्र होती जाने के बाद उसका समय आते ही है। लेकिन ये जो हमारे निर्माण की पुरानी रचना है, ये रचना हमको आज भी उसी प्रकार से लालायित कर रही है जिसको आज के संदर्भ में देखें। अभी अपने सामने देखते कुछ वैसे आप लोगों ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि जंगल के जानवर भी बचना चाहिए, सड़क भी निकलना चाहिए। तो अब ये प्रयोग हो गया कि नहीं, ऊपर से पुल बना तो नीचे से जानवर आने जाने का रास्ता रख दो। ये भी अभी अब नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइगर भी सुरक्षित, जंगल भी सुरक्षित, आवागमन का निर्बाध मार्ग भी चालू हो गया। ये तो छोटी सी बात, लेकिन सड़कों को भी ब्रिज की तरह उपयोग कर ले।
ये जो आवश्यकता के साथ पर्यावरण के साथ तालमेल करने की, लेकिन निर्माण में लगने वाली सामग्री, उसकी मात्रा, उसका तरीका, ये तो चिंता का विषय है ही। हम अगर इसको गलत नहीं ले तो अभी से 10-20 साल 25 साल पहले तक मैं समझता हूं हम में से हर एक जिस घर गांव से निकल के आया है उसके मकान कोई आरसीसी कंक्रीट के नहीं थे, लेकिन वो हर मौसम को, हमारे भारतीय मौसम को झेलने के लिए पर्याप्त ठंड, गर्मी, बरसात, लकड़ी के और उस प्रकार के मकान थे कि कोई तकलीफ नहीं। और मकान बनता था तो पूरे घर वाले इकट्ठे हुए लग जाते थे। आज छोटे से छोटे गरीब आदमी का भी मकान बनाएंगे तो ये जो सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से जो मकान बन रहा है, और कई बार मैं तो आपका भी देखना, मेरे गांव के अंदर तो आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में तो प्लाट काटते हैं, टीएनसी से कराया, नगर निगम या स्थानीय निकाय जो भी हो गए उससे सिलसिले के लगाते हैं, तो प्लाट साइज तो मालूम रहती, लेकिन गांव के अंदर जब मकान बनाने निकलते हैं तो कोई प्लाट तो है नहीं, तो भूल ही जाते हैं कि कितना बड़ा बनाना है। मकान बनाना कि गोडाउन बनाना मालूम नहीं पड़ता है। कई बार ऐसे मकान बनाने में और उसकी साइज बड़ी करने में ये होड़ा-होड़ी लगती कि पास वाले ने बनाया मुझसे और थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, तो मालूम पड़ा 2 बीघा जमीन बेच दो भले, लेकिन मकान उससे बड़ा बनाना है। और मकान उससे बड़ा बनाते बनाते मालूम पड़ा प्लास्टर के पैसे खत्म हो गए, सालों तक ऐसी ईंटें दिखती रहती है। ये जो आज के इस निर्माण कार्य के ये नए प्रकार है। इसी प्रकार से इनकी सीमेंट की, सरिये की, इनकी डिजाइन की गुणवत्ता के साथ उसकी पूरी प्लानिंग में कितनी जरूरत है, कितना लगाना, कितना नहीं लगाना, हमारे सामने ये भी एक संकट है। तो ऐसे आज के समय में, वैसे वो मैं जनरल बात बोल रहा हूं, पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में आजकल तो बीडीसी अलग होगा, ये अलग होगा, तो मैं भी मुश्किल पर पड़ जाता हूं, मैं इसके लिए बोलूं। सरकार की मर्यादा भी होती है और मुख्यमंत्री की ज्यादा ही होती है, लेकिन समझदार को इशारा काफी रहता है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ऐसे में हमने ये पवित्र भाव के साथ पर्यावरण और समन्वय निर्माण, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं, पूरे विभाग को बधाई देता हूं। वाकई आपका बहुत सुंदर एक तरह से मन का संकल्प हुआ और इस दृष्टि से हमारा ये बड़ा निर्णय है। पूरे देश की कई सारी राज्य सरकारें हैं, कई सारे निर्माण के फील्ड डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार के संकल्प से चलने से हमारी मन की शुचिता भी दिखाई देती है, हमारी ध्येय निष्ठा भी दिखाई देती है और हमारे अंदर के अंदर उनकी इस भावना भी दिखाई देती है कि सरकार का पैसा तो है, लेकिन सरकार के पैसे के साथ साथ हमारे अंदर आत्मा बैठी है जो इस अच्छे बुरे का फैसला करती है और आत्मा को परमात्मा से जवाब देना है कि वो परमात्मा के घर जब जाएंगे तो हमने किया क्या है, इसके जवाबदार हम ही हैं। मैं समझता हूँ इस भाव को भी हमको अंदर से महसूस करने की जरूरत है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। जिसने दिया लिया वो बात की बात है, हम भी उसके लिए बराबरी के जवाबदार हैं। ऐसे में सरकार का बेहतर से बेहतर वो निर्माण की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए। और विटामिन की आपने बात कही, वो सही बात है कि वो हमारा तो है जो वेस्ट की तरह था, काम में आता था। मैं अपने उज्जैन की दृष्टि से देखता हूं कि नदी के किनारे और खासकर जहां काली मिट्टी होती है, हमें से कई यहाँ इंजीनियर भी बैठे होंगे, हमारी सड़क डामर की बनती और बनते बनते वो एक पे एक लगाते लगाते किधर लगाते जाते 2-3-4 महीने बाद वो मिट्टी के अंदर की ताकत ही नहीं उसको झेलेगी या बारिश के मौसम में कैसे चलेगी। तो यही चुनौती रहती थी कि वो चलेगी कितने दिन तक। 2-3 सड़कें तो ऐसी सिंहस से 2 सिंहस तक वो हमेशा बनती टूटती रहती थी, लेकिन थोड़ी समझदारी हुई कि हमने सीमेंट कंक्रीट से बना दी प्रॉपर, तो 2 सिंहस तो कुछ नहीं मिला, पैसा तो लगा, लेकिन वहां होना क्या चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, केवल थोड़ा सा। तो जहां जहां की हमारी मिट्टी की अपनी प्रकृति, उस मिट्टी की प्रकृति में जहां जैसी आवश्यकता है, क्या वो निर्माण हम कराएं, उसके तरह से हम प्रोत्साहित करें।
अब ये अलग बात है, कोई एस्टिमेट थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन मत बनाओ लंबा, थोड़ा छोटा बना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपना रुपया ₹1.25 में तो चलना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कई बार हमारी जो निर्माण की कई प्रकार से बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें है, लेकिन चूंकि मैं तो आज आपको सुनने भी आया था, लेकिन सहयोग से मैंने माननीय गोपाल जी अवसर से अनुमति ले लिए। आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के विषय के 60 वर्ष पूरे हो रहे, जब उन्होंने पहली बार ग्वालियर में विचार रखा था, और उस विचार के माध्यम से हमारी ये जो अपनी मूल भावना ये एकात्म मानव दर्शन की है, आज भी जो हम बात कर रहे हैं, इसको इसी प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे हम अपने ये जो पिंड है, इसको पिंड को भी यत पिंड तत् ब्रह्मांड कहा गया। जो हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड और पिंड में हमारी कई सारी समानता है, और उन समानताओं के आधार पर हमारी संवेदनशीलता भी, समन्वयवादी भाव भी, और हमारी इस शरीर की उपयोगिता, और इस शरीर की उपयोगिता, शरीर की समय की सीमा भी ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। हर एक के शरीर के एक एक सांस के साथ महाकाल आपकी आत्मा में विद्यमान, जो अपने हर जीवन की आने जाने वाली सांस से आपको जीवन देता जा रहा। आपकी एक दिन की जिंदगी में 1 लाख कोशिकाएं मरती है, तब आपका एक दिन का जीवन होता है। ऐसी कई सारी बातों के साथ मैं मान के चलता हूँ। आज जब अपनी अच्छी बातों का आपने मौका दिया, इस कार्यशाला के लिए आपने हमारे टीपी सिंह जी को खासतौर पर आमंत्रित किया। बहुत अच्छे समाज सेवी पर्यावरण गोपाल आर्य जी यहाँ बैठे हैं। अब हमारी मुश्किल तो ये भी रहती है कि राजनेता ज्यादा बोले तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, इनको ही ज्ञान हो गया क्या बाकी क्या करने वाले। तो मैं धृष्टता न करते अपनी बात को यही समेटता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से हमारे विभागों की ये दृष्टि आना चाहिए, जिसको सरल भाषा में हम ये कहें लीक से हटकर सोचने का तरीका, जिसके आधार पर हम अपनी उपयोगिता, हमारी भूमिका सरकार के साथ, प्रकृति के साथ में तालमेल करें। और हम बोल ही चुके हैं उन सारी बातों के साथ, जिसके लिए हमने अपना ये पूरा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर फील्ड डिपार्टमेंट को बहुत गालियां पड़ती है निर्माण कार्य करते करते। मैं समझता हूं कि उस भाव के दृष्टि से भी हम इसको देखें कि आपकी भावना अच्छी रहती है, लेकिन आप भी बहुत सारे दायरे में बंधे रहते हैं। तो उस दायरे को खोलने के लिए आज की यह कार्यशाला भी बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारा मुख्यमंत्री जी, जैसा उनका मन भाव है वैसा ही उनका उद्गार होता है, और इस विशेष में जिस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, निश्चित विचारवादी महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है।